आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। रांची में छात्रों से फिर बात करेगी। अब राज्य सरकार आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया। छात्रों ने 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। यूजीसी नेट की 3 विषयों पर अब दोबारा से परीक्षा, जहां अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा आयोजित। 9 और 10 सितंबर को परीक्षा होगी। आज पूरे देश भर में लॉन्च होगा ELC 2.0। पटना से पूरे देश में सीईसी ज्ञानेश कुमार करेंगे इसका लॉन्च। और आज सावन का तीसरा सोमवार, शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव के नारों से गूंजा है पूरा मंदिर परिसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, आज दोपहर 12 बजे का समय है जब नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो सकती है। नई टीम में कई महिलाओं को मौका मिल सकता है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कई युवा चेहरों को भी तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि नई टीम के ऐलान को लेकर लगातार लंबे समय से कयासबाजी लगाई जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा, महिलाओं पर यानी कि आधी आबादी पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर हर वर्ग को कैसे साधा जा सकता है। और चूंकि आने वाले समय पर यानी कि 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर वहां के वोट बैंक को भी मजबूत करना है। और उसकी जो छाप है, उसकी जो छवि है, वो इस टीम में देखने को मिल सकती है। शायद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी कुछ बड़े ऐसे चेहरे जिनको लेकर लगातार कयासबाजी लगाई जा रही है। अटकलें का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है कि उन लोगों को भी यहां पर नई टीम में जगह मिल सकती है और एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिया जा सकता है। और उम्मीद ये भी की जा रही है, क्योंकि जो तमाम राजनीति के विश्लेषक हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब नए लोग एंटर होंगे तो निश्चित तौर पर पुराने लोगों की भी छुट्टी हो सकती है। और ये पुराने लोग वो होंगे, पुराने चेहरे वो होंगे जो कि बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम लगातार लंबे समय से सामने आ रहा था। लेकिन जब यहां पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ और तमाम ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली, धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अभी भी औरों के नाम यहां पर दिग्गजों के सामने आ रहे हैं, जिसके बाद शायद किसी तरह के बदलाव देखने को मिल पाएंगे। प्रवीण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, चूंकि आज केंद्र बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन की जो नई टीम है उसका ऐलान हो सकता है, क्या लग रहा है कयासों का बाजार किस तरह से गर्म है कि कौन कौन से ऐसे चेहरे जिन्हें तरजीह दी जा सकती है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। और हाल ही में उपचुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली है, उसको लेकर के संगठन और कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। और इसमें एक जो है मजबूत फेरबदल कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, क्योंकि वो अब अपने अनुसार टीम का चुनाव करेंगे, संगठन का चुनाव करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप में किसी भी प्रकार से जो चुनाव हो, चाहे नई रणनीति हो, वो अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। आपको बता दें कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में बिल्कुल बनने वाले हैं। ऐसे में वो अपने अनुसार अपनी टीम, अपने जो पदाधिकारी हैं उसको तय करेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव के लिए पूरी शक्ति के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद के आधार से हो, चाहे जातिगत समीकरण हो, हर प्रकार के समीकरण को सेट करेंगे। और नितिन नवीन ने जिस तरीके से अभी उपचुनाव में अपनी सीट को कहीं ना कहीं चुनाव में हार गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए, पार्टी के पदाधिकारियों के लिए। तो ऐसे में नितिन नवीन एक नई टीम का गठन करेंगे और कहीं ना कहीं उस पर जो आने वाला चुनाव है 2027 का, उसको बिगुल फूकेंगे। चूंकि हर जगह जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो है पार्टी का संगठन का लगातार जोड़ा जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए
एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से वो संगठन का। लेकिन रणवीर, क्या ये मानकर चला जाए कि 2027 में कई राज्य, जिसमें उत्तराखंड और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम सामने आता है, जहां पर विधानसभा चुनाव है, तो क्या वहां से भी कुछ ऐसे नए चेहरे हो सकते हैं जिनको यहां पर नितिन नवीन की टीम में शामिल किया जा सकता है, ताकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2027 के विधानसभा चुनाव में जनाधार बीजेपी का, एनडीए का मजबूत हो सके? निश्चित तौर पे जो चूंकि दिल्ली की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा? ऐसे में उत्तर प्रदेश से भी राष्ट्रीय स्तर पे उसको संगठन में लेना और बदलाव करना, ये कहीं ना कहीं नितिन नवीन की सूची में जरूर होगा और जरूर कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई पोस्ट नहीं छोड़ना चाहती है 2027 के चुनाव में। हर स्तर से किसी भी तरीके से विरोध हो रहा है, लगातार दिल्ली और परीक्षाओं को लेकर के लगातार विपक्ष हावी है, तो उसको सब चीज को मैनेज करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए नितिन नवीन अपनी टीम मजबूत जिसको कहते हैं उसको बनाने की कवायद शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं उसका जल्दी घोषणा हो सकता है। ठीक है, अब आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होगा देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल रणवीर, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच राज्य से बड़ी खबर है, छात्रों से एक बार फिर से बात करने के लिए तैयार है राज्य सरकार, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार। आज दोपहर 2 बजे का समय होगा जब बातचीत के लिए छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया है। उनका बकायदा कुछ यहाँ पर जो डेलीगेशन है वो सरकार के समक्ष जाएगा, जबकि छात्रों की तरफ से पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अब सरकार के किसी भी डेलीगेशन से बात नहीं होगी, सीधा अगर बातचीत का सिलसिला होगा तो हेमंत सोरेन से होगा। अब कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव, जहां छात्रों ने 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है और ऐसे में छात्रों ने सीएम आवास घेराव का भी इस दौरान ऐलान किया है। यानी अगर सरकार आज भी किसी तरह से उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, विमर्श नहीं करती है, तो शायद एक बार फिर से यहां पर वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं जहां पर सदन कूच किया जाएगा। और ऐसे में कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का ये प्रस्ताव है, लेकिन हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि अब सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों की बात जब सुनेगी तो उस दौरान किस तरह की चीजें और क्या कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि छात्रों की तरफ से पहले से ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी बातचीत है वो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन से होगी। और ये तब ऐलान किया गया था जब सदन कूच कर रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भांजी गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसके बाद छात्रों की जो नाराजगी थी वो चरम पर देखने को मिल रही थी। छात्र नेता देवेंद्र महतो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि छात्रों के साथ जो हुआ है वो बर्बरता हुई है और वैसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। लेकिन लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी यहां पर चुप्पी देखने को मिली थी, जिसके बाद तमाम तरह की ऐसी पशुपेक्ष की स्थिति बनी जो कि अब छात्रों के हित में नहीं है। छात्रों ने 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, जहां छात्रों से एक बार फिर से बात अब राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकार की तरफ से डेलीगेशन आएगा या हेमंत सोरेन करेंगे। राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और हेमंत सोरेन की तरफ से जब प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जाएगी उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का जो प्रस्ताव है वो पटल पर रखा जाएगा और सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। हेमंत सोरेन सरकार इस बार छात्रों के सामने झुकती है या नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां यूजीसी एनईटी के 3 विषयों की दोबारा से परीक्षा होगी, जहां अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा करनी है। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को आयोजित की गई है, कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होनी है। तो पूरा स्केड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां यूजीसी नेट की परीक्षा एक बार फिर से आयोजित होगी और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी परीक्षा एक बार फिर से होनी है, एग्जाम वापस होंगे। और जो ये री एग्जाम हो रहे हैं उसको लेकर छात्रों को पहले से ही इस बात की जानकारी दे दी गई है। लेकिन अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी अब एक बार फिर से परीक्षा आयोजित होगी। जो इंग्लिश का पेपर है वो 9 सितंबर को आयोजित किया गया है। कॉमर्स का अगर हम जिक्र करें तो 9 सितंबर को ही आयोजित है और ऐसे में सोशियोलॉजी 10 सितंबर को होगा। जो सोशियोलॉजी के छात्र हैं, जो तमाम यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, अभ्यर्थी पहुंचेंगे इस पेपर को यहाँ पर संपन्न करने के लिए, उनके लिए विशेष तौर पर तैयारी की गई है। महज अभी स्केड्यूल जारी हुआ है, लेकिन अब लगातार प्रशासन
प्रशासन की तरफ से बैठक की जा रही है, तमाम समितियों की तरफ से यहाँ पर बैठक की जा रही है कि किस तरह से इस तरह की व्यापक और विशेष व्यवस्था की जाए ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और अगर पेपर लीक जैसी अगर गुंजाइश यहाँ पर देखने को मिल पा रही है तो उसका भी पूरी तरह से खात्मा किया जा सके, और जो पेपर लीक के माफिया हैं उनकी भी धरपकड़ का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो डेट शीट अब आ चुकी है, छात्रों की धड़कनें लगातार बढ़ रही है। यूजीसी नेट के 3 विषयों को लेकर परीक्षा एक बार फिर से आयोजित होगी। ये डेट शीट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जो स्केड्यूल है जिसमें अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की जो एग्जाम्स है वो वापस से होने हैं, और ऐसे में अंग्रेजी की जो परीक्षा है यानी इंग्लिश का जो पेपर है वो 9 सितंबर को आयोजित किया गया है। विशेष प्रावधान और गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जाएगी, छात्रों के लिए भी, प्रशासनिक अमले के लिए भी। कॉमर्स का जो एग्जाम है वो भी 9 सितंबर को होगा। सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित की जा रही है। अगली बड़ी खबर, जहां आज पूरे देश में लॉन्च होगा ईएलसी 2.0। पटना से पूरे देश में लॉन्च होना है ईएलसी 2.0। सीईसी ज्ञानेश कुमार लॉन्च करेंगे ईएलसी 2.0। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, जहां ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयोग के यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तरफ से आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, और इसके साथ ही ईएलसी 2.0 यहां पर लॉन्च किया जाएगा। ईएलसी 2.0 क्या कुछ है, किस तरह से लोगों को, मतदाताओं को सुविधा मिलनी है, उसका जिक्र भी यहां पर खुद ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस वार्ता के दौरान करते हुए नजर आ सकते हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज ज्ञानेश कुमार की तरफ से बिहार की राजधानी पटना में ईएलसी 2.0 लॉन्च किया जाना है, और ऐसे में लगभग सभी तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो चुकी है। महज अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब प्रेस वार्ता करेंगे तब यहां पर आपको बता दें कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का अभियान का औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस विशेष सम्मेलन में ईएलसी 2.0 के नए विजन, लोगो और कार्य ढांचा का अनावरण इस दौरान किया जाएगा। अगली खबर जो है रक्षाबंधन के खास मौके को लेकर वृंदावन की विधवा माताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सैकड़ों माताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथों से विशेष राखियां तैयार कर रही हैं। अलग अलग रंगों और डिजाइनों से तैयार इन राखियों में माताओं का स्नेह, दुआएं और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। माताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती हैं और उनकी कलाई पर अपने हाथों से बनाई हुई राखी बांधने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। अब सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी ये महिलाएं राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। खास बात तो यह है कि इन विशेष राखियों को जल्द ही मीडिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए 28 अगस्त की तारीख है जहां पूरा देश राखी का, रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है उसे सेलिब्रेट करेगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधने के लिए कई महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक विशेष समिति की तरफ से जो विधवा महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पर राखी बना रही हैं। और ऐसे में इन राखियों को आप देखेंगे तो जो कलाई पर राखी बांधनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो तक चस्पा की गई है, और चाहती हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ये राखियां जरूर बांधे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माता जी लोगों के साथ त्योहार मना के, और इस बार थोड़ा सा पहले मनाया है हमें, क्योंकि मेरा कहीं कुछ कार्यक्रम है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले आके मना रहे हैं इस बार। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोगों ने लगभग 1100 राखियाँ बनाई हमारी माताओं ने, और ये राखियाँ हम लोग, हमारी माताएं जाएंगी मोदी जी को राखी बांधने के लिए, जो कि मोदी जी पूरा देश की रक्षा करते हैं भाई बन के, तो हमारी माताओं की भी रक्षा करते हैं। यही हमारा मानना है और यही हमारा प्रण है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माता जी लोगों को गोद लेने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को बोला था। 2012 से माता जी हमारा एक परिवार है, सब लोग साथ में रह रही हैं, और ये सारी माताएं मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं, उतना ही प्यार देती जैसे बेटी को दिया जाता है, तो ये सारी मेरी माँ है।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माता जी लोगों के साथ त्योहार मना के, और इस बार थोड़ा सा पहले मनाया है हमें क्योंकि मेरा कहीं कुछ कार्यक्रम। साथ ही महराजगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को बच्चों की थाली में मरा हुआ मेंढक मिलने से हड़कंप की स्थिति मच गई। आपको बता दें कि क्लास 9 के एक छात्र की दाल में मरा हुआ मेंढक मिलने के बाद छात्रों ने खाना छोड़ दिया और विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर वाइस प्रिंसिपल दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराया गया। विद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के मुताबिक बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी कराई गई है और फिलहाल सभी छात्र स्वस्थ हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावकों ने भी नाराजगी जताते हुए भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए हैं। जांच के बाद ही लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। नाश्ते के दौरान हमारे विद्यालय में एक बच्चे ने शिकायत की कि उसके खाने में कुछ मेढक जैसी आकृति की चीज़ है, और हम लोगों ने जब पता चला तो हम लोगों ने खाने को चेक किया और जो समय का खाना था वो उसको फिटवा के और नया खाना बनवा के, नया जो सब्जी थी बनवा के बच्चों को सर्व किया। सभी बच्चों ने नाश्ता भी किया है, लंच भी किया है और किसी तरह के हंगामे की बात नहीं है। हाँ, ये मेढक या ऐसी चीज़ कैसे आई है खाने में, इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसके स्तर से कमी हुई है, कहाँ पे साफ़ सफाई की कमी रह गई है, और जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा कि साजिश की बात तो नहीं है या कुछ और कुछ तो नहीं है, इसको हम लोग आपको सूचित करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। साथ ही मिर्जापुर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने नगर क्षेत्र के प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि एसपी ने बरियाघाट, नटवा और महू कुचवा तिराहा समेत कई स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। इस दौरान वासलीगंज चौराहे पर एसपी ने कांवड़ियों को पानी और खाद्य सामग्री भी वितरित की है। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया गया और यात्रा के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी गई। अभी हमारे कांवड़ यात्री हैं वो प्रमुख रूप से बरियाघाट जो कोतवाली शहर में पड़ता है उससे जल लेते हैं और उसके बाद अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं। उनके सुगम आवागमन के लिए शहर में जगह जगह पर ड्यूटी पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके साथ घाट पर भी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जिसमें गोताखोरों की टीम और जो हमारी फ्लड पीएसी की टीम है उसको भी लगाया गया। जो पुलिस विभाग है उसकी तरफ से जो आने जाने वाले जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके सुगम आवागमन हेतु कुछ रिफ्रेशमेंट्स और पानी इत्यादि उनके लिए रखा गया है और हमारा प्रयास है कि वो अपनी जो यात्रा है कांवड़ यात्रा उसको सकुशल संपन्न करें और इसके लिए सभी जगह पर जो भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। साथ ही मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर 12 घंटे चले विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 13 वांछित वारंटी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियान के तहत कोतवाली शहर से 1, पड़री से 5, चुनार से 2, लालगंज से 1, राजगढ़ से 1, जमालपुर से 2 और हालिया से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान का उद्देश्य अपराध की रोकथाम के साथ वांछित और वारंटी आरोपियों की धरपकड़ करना है। तो मिर्जापुर में पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अलग अलग जगहों से कुल 13 वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि अलग अलग मामलों पर यहां पर संलिप्तता उन आरोपियों की थी और इसके साथ ही फरार चल रहे थे। अब पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है और उसी के तहत लगातार जगह जगह से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और उनको शपथ तक दिलाई जा रही है कि आगे से वो इस तरह के कोई भी कृत्य को या वारदात को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि चोरी चकारी, लूट डकैती या फिर छिनैती या फिर इसके साथ ही मर्डर से संगीन जो यहां पर अपराध हैं उनसे जुड़े हुए ये मामले हैं। अब ऐसे में इन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे यहां पर पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि अगर उन्हें किसी भी आरोपी या फिर किसी अपराधी जो कि जघन्य अपराध को अंजाम देकर फरार चल रहा है उसके बारे में सूचना मिलती है तो वो अपने जो नियरेस्ट यहां पर पुलिस स्टेशन है उसको जानकारी यहां पर साझा की जाए और उसके
जिसके तहत पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह में ये बहुत बड़ी सफलता, जहां अभियान के तहत 13 वांछित अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। जनपद मिर्जापुर में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 12 घंटे के इस अभियान में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वारंटी एवं वांछित अभियुक्त हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया है, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन बीच में रुकवा दिया गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी ने दावा किया है कि ये सब सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया और कांग्रेस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का गंभीर आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को सफाई नहीं बल्कि देश की जनता से अब माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने साफ कहा है कि वंदे मातरम का अपमान देश की 140 करोड़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। के समय से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कांग्रेस के चाल चरित्र से वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, उस समय से कांग्रेस ने देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा काम किया, हमेशा गद्दारों का साथ दिया। वही आज जो विभाजन, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसकी जो नींव थी वह भी मुस्लिम लीग ने डाली थी। 27 जुलाई 1937 में जब ये गायन हुआ वंदे मातरम का, तब भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 15 अक्टूबर को आते आते जिन्ना ने कहा कि अगर इसमें ये हिंदू देवियों का अगर गायन होगा तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। और 1940 तक आते आते इस वंदे मातरम गायन का पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किया है, सनातन के विरोध में रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो पूरी कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी। गीत को जो हमारा राष्ट्र गीत है उसको बंद करा रही थी। उनकी पार्टी का चरित्र इस बात में दिखता है, उनका दोहरा चरित्र। मैं कहता हूँ पार्टियां, राजनीति ये सब चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। वो राष्ट्रगीत को नहीं मान रही है। उससे पहले अभी आपने देखा 6 महीने पहले वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, जब उनको मालूम है कि लोकसभा में हमारा ये बिल पास हो चुका है और ये कानून बन चुका है, उसी कानून का उल्लंघन वो कर रही है और अपने मन से साफ। आपने सबने हमने देखा कितना बड़ा उल्लंघन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर जिला मिलकर आज हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने वंदे मातरम गीत का हमने गायन किया है और इस बात को याद दिलाया है कि अगर आप अगली बार अगर वंदे मातरम गीत का अगर वो करेंगे तो हम इस प्रकार आक्रोश करेंगे। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि देश में पार्टियां, राजनीतियां अलग रहेंगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए 15 अगस्त के खास मौके पर जब कांग्रेस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय गीत का यहां पर गायन हो रहा था, वंदे मातरम गाया जा रहा था, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल पाई थी। जिसके बाद सोनिया गांधी, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का गायन सुनते ही सोनिया गांधी काफी नाराज हो जाती है। उसके बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करती हैं और वंदे मातरम को बीच में रुकवाने का जिक्र करती हैं, जिसके बाद ये बात राहुल गांधी तक पहुंचती है जो वहीं पर मौजूद थे समारोह में, और बाद में वंदे मातरम के गायन को बीच में ही रोक दिया जाता है। अब इसको एक यहां पर राजनीति का बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया गया, जिसकी वजह से बीजेपी अब सड़कों पर उतरी हुई है और बीजेपी का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। जन आक्रोश प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी की नाराजगी फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।